इस एनिमे का पहला पार्ट तो आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहां से इस एनिमे का पहला पार्ट देख सकते हैं। इस एनिमे का नाम द एपोथेकेरी डायरीज है। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि एक मेड की बॉडी पैलेस के बाहर मौजूद पानी से मिलती है और माओ माओ और बाकी सभी लोग उसे देख के ये जज करने लगते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई होगी। माओ माओ का ख्याल था कि पानी में डूबने के बाद उस मेड का बाहर निकलना मुश्किल ही रहा होगा, क्योंकि उसके पाँव तो बंधे हुए थे। ये एक किस्म की ट्रेडिशन थी जिसमें पाँव को छोटा रखने के लिए उन्हें बांध दिया जाता, क्योंकि छोटे पाँव प्रिटी समझे जाते थे। ये ट्रेडिशन हर औरत फॉलो नहीं करती थी, मगर जो फॉलो करती थी वो एक स्पेशल वैल्यू रखती थी। माओ माओ को ये कंफ्यूजन थी कि आखिर ये मर्डर है या सुसाइड। उसे रियलाइज होता है कि ये मेड जब पानी में गिरी होगी तब वो जिंदा होगी। उसने ऊपर आने की कोशिश की होगी क्योंकि उसकी फिंगर्स इंजर्ड थी और उन पे रैशेस भी थे। पैलेस में इस केस को देखते हुए माओ माओ को एक वियर्ड थॉट आती है। वो अपनी मौत के बारे में सोचने लगती है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसे मार डाले, क्योंकि अगर वो मर गई तो फिर वो अपनी इस जॉब को कैसे एंजॉय कर पाएगी जिसमें उसे मुख्तलिफ पॉइजन्स को टेस्ट करना होता है। तभी जिनशी उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। माओ माओ उसे बताती है कि अगर मैं मरना चाहूँ तो मैं कौन सा पॉइजन इस्तेमाल करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि वो कब मर जाए। चाहे इंसान खुद चाहे या ना चाहे, फिर भी वो मर सकता है, जैसा कि मिस्टर क्वेन के साथ भी हुआ। माओ माओ सभी इंसिडेंट्स को याद करती है जो उस पैलेस में वो देख चुकी थी, और फिर वो कुछ सोचने लगती है। वो कहती है कि अगर कभी उसे पनिश किया जाए तो मुझे सिर्फ पॉइजन से ही मारना। जिनशी ये सुन के घबरा जाता है और कहता है ये बात कहाँ से आ गई। लेकिन माओ माओ तो लॉजिकली सोच रही थी कि अगर कभी मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो फिर तुम ही मुझे पनिश करना, और पनिशमेंट में भी मुझे पॉइजन ही देना। माओ माओ बताती है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ और मेरी छोटी सी मिस्टेक भी मुझे मरवा सकती है। जिनशी को यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन माओ माओ कहती है कि ये बात होगा या नहीं होगा कि नहीं, बल्कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ की है। ये सुन के जिनशी अब सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे माओ माओ की बात किसी हद तक लॉजिकल लगती है। बाद में माओ माओ को पता चलता है कि वो मेड जो मर गई है वो उसी गार्डन में मौजूद थी जहाँ वो पॉइजन वाला इंसिडेंट हुआ था। उसकी एक विल भी उन्हें मिली थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि फिर इस केस को उसकी बेस पे सुसाइड कह के क्लोज कर दिया गया। कुछ दिन बाद गाउशन बताता है कि उन्होंने उस बंदे को ढूंढ लिया है जिसके बाजू पे वो केमिकल वाले फायर के रैशेस थे। उसका नाम फेंग मिंग था। वो गार्नेट पेविलियन में आहडू की लेडी इन वेटिंग थी। शाओलिन लंच के टाइम माओ माओ को बताती है कि जिस मेड ने सुसाइड की थी वो वही थी जिसने लेडी लीशु के खाने में पॉइजन मिलाया था। वो दरअसल लेडी आहडू की मेड थी और आहडू जल्द ही उसकी पोजीशन से हटा के किसी और को कॉन्क्यूबाइन लाया जाने वाला था। वो किंग से 1 साल बड़ी थी और किंग का उससे एक बेटा भी था जो बचपन में ही मारा गया। माओ माओ सोचती है कि अगर ली हुआ एक और बच्चा पैदा ना कर सकी तो क्या उसे भी हटा दिया जाएगा और लेडी गयोको की पोजीशन सेफ रहेगी। इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि वक्त के साथ खूबसूरत फूल भी खराब हो जाता है। रियल पैलेस की औरतें तब तक बेकार हैं जब तक वो कोई बच्चा पैदा न कर सके। बाद में माओ माओ जेड पेविलियन में लेडी लीशु के साथ एक टी पार्टी में जाती है। लेडी लीशु की फूड टेस्टर माओ माओ को देख के घबरा जाती है, क्योंकि माओ माओ भी उसे वियर्ड नजरों से देखती है। वहाँ पे सभी को टी दी जाती है जिसमें हनी मिलाया गया था, लेकिन लीशु घबरा जाती है क्योंकि वो उस हनी मिली टी को नहीं पीना चाहती थी और उसकी मेड्स एक दूसरे के साथ गॉसिप्स करने लगती हैं। माओ माओ उन सभी मेड्स को देख के ठंडी सांस निकालती है क्योंकि वो बिल्कुल बेकार थी। माओ माओ लेडी गयोको को हिंट देती है कि टी अच्छी नहीं, तो लेडी गयोको उस टी को हटा के जिंजर टी मंगवाने का ऑर्डर करती है। लेडी लीशु की मेड्स दोबारा से गॉसिप्स करने लगती हैं और इससे माओ माओ को और चिढ़ होती है। माओ माओ देखती है कि जिनशी भी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब था कि उस टी पार्टी को उसी ने अरेंज करवाया था। माओ माओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिनशी उसे रोक लेता है। वो चाहता था कि माओ माओ कल से गार्नेट पेविलियन में काम स्टार्ट करे ताकि लेडी लीशु को पॉइजन देने वाली मेड के बारे में मजीद पता चल सके। हर पेविलियन की अपनी ही खूबसूरती थी। लेडी गयोको का जेड पेविलियन बहुत काम और रिलैक्सिंग लगता था। लेडी लीहुआ का क्रिस्टल पेविलियन काफी ग्रेसफुल था, जबकि गार्नेट पेविलियन जो कि आहडो का था वो बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और देखने में बहुत अट्रैक्टिव भी था।
आहडो जिसे प्योर कहा जाता था वहाँ आती है। माओ माओ नोट करती है कि वो ना तो ज्यादा मॉडर्न है और ना ही खूबसूरत। उसकी खूबसूरती में एक तरह की ग्रेस है जो उसे अल्फा दिखाती है। अगर वो डिफरेंट कपड़े पहने तो वो किसी अल्फा मेल जैसी दिखेगी। माओ माओ का ख्याल था कि उसे हॉर्स राइडिंग का सूट ज्यादा अच्छा लगेगा, मगर ये सब कुछ देख के माओ माओ को याद आता है जो बिल्कुल लेडी आहडो जैसा दिखता था। फेंग मिंग माओ माओ को बताती है कि उसे यहाँ सफाई में हेल्प करनी है। माओ माओ नोट करती है कि वहाँ की सभी मेड्स बहुत हार्ड वर्किंग थीं और यही चीज क्रिस्टल पवेलियन की मेड्स को उनसे सीखनी चाहिए थी। अब जब माओ माओ फेंग मिंग के साथ टाइम स्पेंड करती है तो वो ऑब्जर्व करती है कि वो एक काइंड, जेंटल और हमेशा दूसरों की प्रेज करने वाली मेड है और वो दिल की भी बहुत अच्छी है। माओ माओ ये भी नोट करती है कि जलती हुई कैंडल्स में से हनी की स्मेल आ रही है और फिर रात को जब वो सोने लेटती है तो वो बहुत थक जाती है। अगले दिन जब वो काम करती है तो वो सोचती है कि पॉइजन देने वाली मेड यहीं पे होगी या नहीं, क्योंकि यहाँ की सभी मेड्स तो बहुत अच्छी हैं और फेंग मिंग भी बहुत अच्छी है। माओ माओ नोटिस करती है कि फेंग मिंग एक अच्छी बीवी बनने के काबिल थी, लेकिन फिर भी उसने शादी नहीं की। क्या उसने मुकम्मल तौर पे खुद को आहडो को सर्व करने के लिए छोड़ दिया था? हो सकता है कि उसकी लॉयल्टी ही पॉइजन देने की रीजन हो, क्योंकि एक नई कॉन्क्यूबाइन आने से आहडो की पोजीशन सबसे ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि किंग तो सिर्फ उन्हीं कॉन्क्यूबाइंस में इंटरेस्ट लेता है जो बच्चे पैदा कर सकती हैं। इसलिए वो लेडी लीशु के पास भी नहीं जाता, जो कि ठीक है क्योंकि वो सिर्फ 14 साल की थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस सब में लेडी लीशु का अपना कसूर है। अगर किसी ने लेडी आहडो के लिए किसी को पॉइजन देना हो तो लेडी लीशु को टारगेट बनाना आसान होगा। तब माओ माओ को एक और मेड की हेल्प के लिए बुलाया जाता है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हनी केन्स रखे हुए हैं जो फेंग मिंग की फैमिली ने भेजे थे, क्योंकि ये उनका फैमिली बिजनेस था। अब माओ माओ को ये बात समझ में आती है कि यहाँ इतना हनी क्यों मौजूद है, क्योंकि हनी तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम है और जो कैंडल्स में से स्मेल आ रही थी वो भी इसी हनी की वजह से आ रही थी, क्योंकि उन कैंडल्स में हनी को यूज किया गया था। माओ माओ देखती है कि लीशु गार्नेट पेविलियन के पास घूम रही है, मगर सिर्फ अपनी टेस्टर के साथ। ये बात उसे बहुत ऑकवर्ड लगती है। बाद में माओ माओ अपनी रिपोर्ट जिनशी को देती है। वो कहती है कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट लेडी फिंग मिंग ही है, क्योंकि उसके बाजों पे वो पट्टियां बंधी हुई थीं, जिसका मतलब था कि उन केमिकल वाली टैबलेट्स के साथ कुछ तो उसका लिंक था। लेकिन दूसरी तरफ माओ माओ को लगता है कि शायद वो सब में गलत हो। जिनशी माओ माओ को वो हनी खिलाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, मगर माओ माओ को वो हनी देख के कुछ ऑकवर्ड ही फील हो रहा था। मगर इतने में वहाँ लेडी गयोको आ जाती है। वो ये सब देख के बिल्कुल खुश नहीं होती और ये देख के जिनशी तो भाग ही जाता है। माओ माओ गाओशिन के साथ लीशु के पेविलियन में जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि लीशु को हनी क्यों नहीं पसंद। वो उससे एलर्जन तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस उसे याद आता है कि उसके बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। सभी नर्सेज उसे हमेशा हनी ना खाने का कहती हैं। अब इधर माओ माओ फिंग मिंग का नाम लेती है तो लीशु परेशान हो जाती है। बाद में माओ माओ गाओशिन से पूछती है कि क्या कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद है ताकि मुझे सभी कुछ पता चल सके। इस पे गाओशिन उसे रॉयल लाइब्रेरी से कुछ रिकॉर्ड्स ला के देता है। माओ माओ को पढ़ने पे पता चलता है कि 17 साल पहले क्या हुआ था, जब किंग एक प्रिंस था। उसे आहडो से एक बेटा हुआ था, लेकिन वो बच्चा अब जिंदा नहीं रहा, मगर वो उस वक्त पैदा हुआ था जबकि किंग का भाई भी पैदा हुआ था। दरअसल आहडो उस वक्त के किंग की मेड भी थी और देखा जाए तो वो किंग की फोस्टर सिस्टर भी थी। ये बच्चा डॉक्टर लू मैन ने पैदा करवाया था, जो माओ माओ का फादर था। अब ये बात तो माओ माओ को हैरान कर देती है, मगर वो सभी को और ज्यादा जानना चाहती थी। उसे याद आता है कि वो सारी हर्ब्स जो बचपन में वो यूज करती थी वही हर्ब्स उसे यहाँ पैलेस में भी दिखाई देती हैं। इसका मतलब था कि कोई शख्स तो उन्हें उठा के वहाँ ले गया होगा। एक ऐसा शख्स जो चलते हुए मुश्किल से चलता है, एक यूनिक जिसकी नी से एक हड्डी निकाल दी गई हो। सवाल ये है कि उसके फादर को पैलेस से क्यों निकाला गया। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि माओ माओ को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी रिकॉर्ड से मिली थी और इसमें उसके फादर का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगले दिन माओ माओ फेंग मिंग के साथ बात करती है। फेंग मिंग माओ माओ को हनी प्रेजेंट करती है, क्योंकि माओ माओ उसकी गेस्ट थी, मगर फिर वो ऑकवर्ड स्माइल भी करने लगती है। माओ माओ पूछती है कि वो लोग अब कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज तो पैक हो चुकी है। तो जाहिर है कि आहडो यहाँ से जा रही है, क्योंकि वो इनफर्टाइल है। फिर माओ माओ पूछती है कि आहडो के बच्चे के पैदा होते वक्त क्या हुआ था। वो मजीद बताती है कि उसके फादर उस वक्त के डॉक्टर थे। तो फेंग मिंग ये जान के हैरान रह जाती है। माओ माओ ऑब्जर्व करती है कि आहडो का बच्चा उस वक्त पैदा हुआ जब किंग की मदर का बच्चा भी पैदा हो रहा था, तो रॉयल डॉक्टर ने क्वीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी होगी।
वो देर से आहडो के पास पहुंचा होगा, जिसकी वजह से आहडो हमेशा के लिए इनफर्टाइल भी हो गई और उसका बच्चा भी मारा गया। फेंग मिंग ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि माओ माओ ने तो इस पजल को सॉल्व कर लिया था। चाहे फेंग मिंग माओ माओ के फादर को एक क्वैक समझती थी, मगर रियलिटी तो यही थी कि माओ माओ सच तक पहुंच ही गई थी। फेंग मिंग अब बहुत ऑकवर्डली माओ माओ की तरफ देखती है। माओ माओ आहडो के बच्चे की मौत की वजह बताती है, एक फ्लावर और हनी। बहुत से फ्लावर्स में पॉइजन होता है, जैसे एक्विनाइट। उन फ्लावर्स का एसेंस भी पॉइजनस हो सकता है। फेंग मिंग को ये सब अब पता चलता है, मगर उस वक्त उसे ये नहीं पता था। वो नहीं जानती थी कि हनी खिलाने से बच्चे की मौत हो सकती है। अपने रिकवरी फेस में आहडो ने अपना बच्चा फेंग मिंग को दिया हुआ था, क्योंकि उसे फेंग मिंग पे बहुत ट्रस्ट था, मगर यही ट्रस्ट उसके बच्चे की डेथ की वजह बना। उस वक्त इस सब को एक मिस्ट्री माना गया और माओ माओ के फादर को इस सब का ब्लेम देके पैलेस से निकाल दिया गया। लेकिन बाद में फेंग मिंग को सब मालूम हो गया था कि किसी ने उसे बता दिया था कि हनी बच्चों के लिए पॉइजनस है। उसे ये बात आहडो को कभी मालूम नहीं होने देनी थी। यही वजह थी कि उसने लेडी लीशु को रास्ते से हटाने की कोशिश की, क्योंकि लेडी लीशु हनी नहीं खा पा रही थी। लेडी लीशु लेडी आहडो की क्लोज फ्रेंड थी। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि एक छोटी लड़की जो अपने माँ बाप से अलग की गई और एक औरत जो कभी माँ नहीं बन सकती थी, यानी लेडी लीशु और लेडी आहडो, उनके दरमियान बहुत अटैचमेंट पैदा हो चुकी थी। उन्हीं दिनों फेंग मिंग को लीशु से मालूम हुआ कि वो हनी खा के बचपन में मरने के करीब पहुंच गई थी। अब फेंग मिंग चाहती थी कि ये बात आहडो को बिल्कुल भी पता न चले, इसलिए उसने लेडी लीशु को गार्नेट पेविलियन से दूर कर दिया और फिर लेडी लीशु को पॉइजन दे के मारने की कोशिश की। फेंग मिंग माओ माओ से पूछती है कि अब वो क्या चाहती है। वो कहती है कि वो उसे कुछ भी देने को तैयार है, बस बदले में उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। मगर माओ माओ उसे कहती है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। फेंग मिंग विंडो के पास जाती है और आहडो के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी और अब उसे बहुत दुख था कि उसकी वजह से लेडी आहडो का बच्चा मारा गया। उस वक्त आहडो ने अपनी तमाम मेट्स से कहा था कि वो खुद को ब्लेम ना दे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने कहा था कि उसे पता है कि बच्चे छोटे से इन्फेक्शन से भी मर सकते हैं। इसका मतलब था कि उसने अपने बेटे की मौत का ब्लेम किसी को भी नहीं दिया था और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। मगर फेंग मिंग जानती थी कि लेडी आहडो हर रात रो के सोती है और ये सब उसे अंदर से भी तोड़ रहा था। माओ माओ जानती थी कि अब जैसे ही ये बात जिनशी को वो रिपोर्ट करेगी तो फेंग मिंग को मार दिया जाएगा, इसलिए माओ माओ उसे एक और ऑप्शन देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माओ माओ बहुत थक गई है। वो अपने कपड़े उतारती है, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो उसे किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हेल्प कर सके। तो वो बहुत थक गई थी और अब वो सोना चाहती थी। इसके बाद जब वो जिनशी को रिपोर्ट देती है तो वो उसे बताता है कि फेंग मिंग ने खुद ही सब कुछ बता दिया। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने लेडी लीशु को पॉइजन देने की कोशिश की थी। जिनशी पूछता है कि क्या माओ माओ इस बारे में कुछ जानती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। रिपोर्ट में फेंग मिंग के बारे में लिखा गया था कि वो चाहती थी कि लेडी आहडो इस पैलेस से ना जाए, लेकिन रियलिटी में तो लेडी आहडो को उस पैलेस से रिप्लेस करने का डिसीजन बहुत पहले ही हो चुका था। इस सारे इंसिडेंट से भी पहले माओ माओ काम करते हुए सोचती है कि उसने फेंग मिंग को वो ऑप्शन दिया। इसका मतलब था कि फेंग मिंग ने उस ऑप्शन को चूज करते हुए ही ये सब कुछ जिनशी को बताया था। दरअसल इस एक तरीके से लेडी आहडो को ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसके बच्चे की मौत का असल रीजन क्या था, चाहे फेंग मिंग को इसकी प्राइस अपनी जान दे के ही क्यों न चुकानी पड़े। उसी रात माओ माओ पैलेस की दीवार पे चढ़ के आसमान की तरफ देखती है और फेंग मिंग के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक वहाँ लेडी आहडो आ जाती है। वो बताती है कि कल सुबह वो यहाँ से जा रही है। वो दोनों एक साथ ड्रिंक करती हैं। आहडो बताती है कि जब उसका बेटा उससे दूर हुआ तब वो किंग से भी दूर हो गई और बस उसकी दोस्त बन के रह गई। वो अभी तक वहाँ पे इसलिए है ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ा सके। वो सोचती है कि इतने सालों तक उसने अपना टाइम यहाँ पे क्यों स्पेंड किया। फिर वो कुछ अल्कोहल पानी में गिराती है जहाँ उसकी मेड ने सुसाइड किया था। इसका मतलब था कि लेडी आहडो को भी अपनी मेड की मौत का बहुत दुख था। जब माओ माओ नीचे उतरती है तो वो एक मेल वॉइस सुन के डर जाती है। वो देखती है कि वहाँ कौन है तो उसे पता चलता है कि वो तो जिनशी था। माओ माओ वहाँ से जाने लगती है, मगर जिनशी उसका हाथ पकड़ लेता है। माओ माओ पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि जिनशी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो माओ माओ से रिक्वेस्ट करता है कि बस थोड़ी देर और यहाँ रुक जाओ। अगले दिन आहडो अपना ट्यारा वापस कर देती है, वही ट्यारा जो नेक्स्ट कॉन्क्यूबाइन को दिया जाएगा। जब माओ माओ लेडी आहडो और जिनशी को साथ देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि आहडो को देख के उसे कौन याद आया था। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रेसेस को रिप्लेस कर लें तो फिर भी वो दोनों ऐसे ही लगेंगे।
फिर उसे याद आता है कि लेडी आहडो ने कहा था कि उसका बेटा उसे छोड़ गया। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो मर गया? ऐसे लगता है जैसे उसका बेटा अब भी जिंदा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि लेडी आहडो और क्वीन के बच्चे आपस में बदल गए हों? हो सकता है कि डॉक्टर पहले आहडो के पास आया हो, मगर फिर उसे उठा के क्वीन के पास भेज दिया गया हो, और आहडो ये जानते हुए कि उसका बच्चा कभी प्रायोरिटी नहीं है, उसने खुद ही अपने बेटे को क्वीन के बेटे से रिप्लेस करने की परमिशन दे दी हो, ताकि वो बच्चा एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अगर बाद में ये सारी रियलिटी सामने आई हो कि बच्चे रिप्लेस हो गए थे और उनमें से एक बच्चा मर गया, तो ये समझ आती है कि माओ माओ के फादर को क्यों पनिश किया गया, क्योंकि वो इस पजल को सॉल्व न कर सके। यही रीजन हो सकती है कि किंग का छोटा भाई कभी भी बाहर नहीं आया, और यही वो रीजन हो सकती है कि लेडी आहडो इतने साल वहाँ पे क्यों रुकी रही। ये सब सोच के माओ माओ स्माइल करने लगती है। ये सब कितना वियर्ड और स्ट्रेंज था। बाद में जिनशी लेडी फेंग मिंग की फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालता है और उस इंफॉर्मेशन में माओ माओ का नाम भी लिखा होता है। उस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम लिखे गए थे जो फेंग मिंग फैमिली के साथ बिजनेस करते थे। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने माओ माओ को किडनैप करके वहां सेल किया था, और यही वजह थी कि माओ माओ का नाम भी उस लिस्ट में आ गया था। जिनशी दिल ही दिल में कंफ्यूज था कि माओ माओ के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाए या छुपा दी जाए। वो माओ माओ को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। जब माओ माओ शाओलिन के साथ लंच कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि फेंग मिंग के साथ जिन फैमिलीज ने बिजनेस किया था उन सभी को पैलेस से निकाला जा रहा है। माओ माओ को रियलाइज हो गया था कि अगर उसे कभी निकाला गया तो वो वापस अपने घर गई तो वह डिग्रेस हाउस की ऑनर तो उसे सेल ही कर देगी, क्योंकि उसने कहा था कि अगली बार अपने साथ और क्लाइंट्स को भी लेके आना ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। मगर इस बार तो माओ माओ अकेली ही जाने वाली थी। ये सोचते हुए वो जिनशी के पास जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ना निकाला जाए, और अगर मुझे निकाला जा रहा है तो फिर मेरे साथ क्या होगा। जिनशी उसे वो लिस्ट दिखाता है जिसमें माओ माओ का नाम लिखा गया था। वो उससे पूछता है कि तुम खुद क्या चाहती हो। माओ माओ सोचती है कि अगर वो लेडी गयोको की मेड बनी रहेगी तो वो अपना फेवरेट काम करती रहेगी, और उसे तो ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब क्या वाकई माओ माओ पैलेस से चली जाएगी या जिनशी उसकी मदद करेगा? ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा।